राजस्थान की सभ्यताएं। सुनिए, देखिए हमारे सिलेबस में हमको आपके कौन कौन सी, अरे आवाज मत कीजिए अब आप लोग। एक तो कौन सी है, कालीबंगा सभ्यता, एक है आहड़, एक है गणेश्वर, और एक कौन सी है, बैराट। ठीक है, ये 4 सभ्यताएं दे रखी हैं, जिनमें से आपके हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, कालीबंगा सभ्यता की। तो देखिएगा, कालीबंगा की, ध्यान से सुनना आप पहले इसको, कि कालीबंगा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई कालीबंगा सभ्यता है ये किस कालक्रम को आपकी बिलोंग करती है, यानी कौन सा कालक्रम है जिसको आपकी कालीबंगा सभ्यता, जिसकी द्योतक है या जिसके रूप में ये पहचानी जाती है। ठीक है, तो उसमें आपके सबसे पहले हम ये देखिए कि कालीबंगा का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए, क्या है शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ इसका निकलता है काली चूड़ियां। काली चूड़ियां, शाब्दिक अर्थ क्या निकल गया, काली चूड़ियां। अब बात आती है 3-4 चीजों की। एक तो आपकी इसकी स्थिति कहां पर है, इसकी खोज किसने कर दी, इसका उत्खनन किसने किया है, इसकी विशेषताएं क्या रही हैं, इसकी विशेषताएं क्या रही। ठीक है, फिर हम अगली चीजों पर आपके जाएंगे यहां। तो देखिएगा, सबसे पहले कालीबंगा की अगर स्थिति की हम चर्चा करें तो कालीबंगा आपके वर्तमान में आपके कहां पर है, ये स्थल कि घग्गर नदी के बाएं तट पर। कौन से तट पर है, बाएं तट पर, हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ में आपके कौन सी सभ्यता जन्मी थी, कालीबंगा सभ्यता। कभी कभी देखिए जब स्टेटमेंट आते हैं कि भाई कालीबंगा के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन को पहचानिए, तब आपके हो सकता है ये स्टेटमेंट आ जाए लेकिन बाएं की जगह दायां लिख दे। ठीक है ना, तो आपको ये पूरा ही याद रखना पड़ेगा कि घग्गर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ में आपकी कालीबंगा सभ्यता का उदय हुआ था। अब बात आती है खोज, तो खोज में आपके देखिएगा 1952 ईस्वी, 1952 ईस्वी किनके द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष द्वारा क्या किया गया है, इसकी खोज की गई है। ठीक है, फिर बात आती है कि भाई उत्खनन, तो 1961 से 1969 ईस्वी तक बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, एंड जगपति जोशी एंड टीम के द्वारा, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, जगपति जोशी एंड टीम के द्वारा आपके क्या किया गया है, उत्खनन। और उत्खनन भी आपके कितने स्तरीय, 5 स्तरीय हुआ है।
ये प्रश्न भी आपके एक बार पूछा जा चुका है कि कितने स्तरीय उत्खनन किया गया है, कि 5 स्तरीय उत्खनन किया गया है। लिखते रहना आप इसको, तो ये तो तथ्यात्मक चीज है इसकी। अब आपके बात आती है विशेषताओं की। विशेषताओं में आप देखेंगे भाई कालीबंगा के संदर्भ में क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो देखिए, पहली विशेषता यह है ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है। ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है। ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है कौन सी? कालीबंगा। दूसरी आपके व्यापार प्रधान है। कैसी सभ्यता है ये? व्यापार प्रधान। तीसरी बात नगरीय है। कैसी सभ्यता है ये? नगरीय सभ्यता है। नंबर चौथी बात साक्षर सभ्यता है। साक्षर सभ्यता है। और पांचवी बात संभवतः मात्र सत्तात्मक समाज था। संभवतः आपके कैसा समाज था? यहां पर मात्र सत्तात्मक समाज के रूप में था। तो ये 5 आपके प्रमुख विशेषताओं को हम ले रहे हैं। कैसे कि एक तो ताम्र कांस्य युगीन है, यानी कि तांबा भी है और कांसा भी है। अगर इनके संदर्भ में आप देखें तो सबसे पहले मानव ने जिसका प्रयोग किया है वो है पत्थर, औजारों के रूप में। उसके बाद मानव ने तांबे का, ठीक है। अब तांबे का प्रयोग किया तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कि पत्थर को भूल गए, वो पत्थर पैरेलल चल रहा है, ठीक है। फिर साथ में क्या है? तांबा। तांबे के बाद जो प्रोग्रेस की है वो आपके कौन सा हो जाएगा? कांसा, ठीक है। और कांसे के बाद हम किस में आएंगे? लोहे में। जो बैराट सभ्यता हम करेंगे ना, वहां लौह युगीन सभ्यता के रूप में उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन पत्थर, तांबा और कांसा तीनों पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको पूछा जाए कि भाई यहां सर्वाधिक औजारों की प्राप्ति किसके हुई है? तांबे के, कांसे के और पत्थर के, ठीक है ना। ऐसे कौन से औजारों की प्राप्ति होगी? तो पत्थर के, ठीक है ना। औजारों की प्राप्ति सर्वाधिक किनकी होती है? पत्थर के औजारों की प्राप्ति होती है, ठीक है। लिखो ये पहले। अब देखो एक प्रश्न आप और सुनिएगा, लिखते रहो इसको, सुन लीजिए प्रश्न। कि आपको प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किया, और ऑप्शन आ जाएं नंबर 1, 2, 3 और 4। प्रश्न आ रहा है निम्न में से किसने कालीबंगा का सर्वप्रथम उत्खनन किया, और ऑप्शन के रूप में आ रहे हैं अमलानंद घोष, नंबर 2 बीबी लाल, नंबर 3 बीके थापर, नंबर 4 एमडी खरे। कौन सा? क्योंकि उत्खनन में सबसे पहले लिखा हुआ है इसलिए आंसर दे दिया आप लोगों ने। बताओ अभी और सुधार के। तो आंसर होगा उसका अमलानंद घोष। कौन सा होगा? अमलानंद घोष। क्योंकि याद रखना ये प्रश्न बैराट के संदर्भ में भी बनेगा, गणेश्वर के संदर्भ में भी बनेगा और कालीबंगा के संदर्भ में भी है। और हमेशा याद रखना कि खोजकर्ता ही प्रथम उत्खननकर्ता माना जाता है। खोजकर्ता ही प्रथम उत्खननकर्ता माना जाता है, क्योंकि अमलानंद घोष ऐसा तो है नहीं कालीबंगा गया और ठोपल लग गई कालीबंगा से। उसने थोड़ा बहुत तो खोदा होगा, चाहे भले 2 इंच खोद, लेकिन आपके थोड़ा सा उत्खनन किया तब जाकर के उसने कालीबंगा को पहचाना कि यह सभ्यता है। इसलिए पहला उत्खननकर्ता कौन होता है? जो खोजकर्ता होता है, जो खोजकर्ता होता है। तो खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। तो हमने इसको श्रेय दे दिया है एक सभ्यता के रूप में। लिखा?
अब देखिए ऐसा नहीं है कि भाई कालीबंगा का पहली बार पता अमलानंद घोष के द्वारा ही लगाया गया हो। इनसे भी पहले एक एलपी टेसिटोरी नाम के विद्वान हुए। एलपी टेसिटोरी ने कालीबंगा की पहचान कर ली, लेकिन उन्होंने इसकी पहचान एक प्रागैतिहासिक स्थल के रूप में की। प्री हिस्टोरिक आपके जो स्थल है उसके रूप में आपके इसकी पहचान की है। किसकी? कालीबंगा की। ठीक है ना। इस वजह से हम उसको ये श्रेय नहीं देते। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में हम एलपी टेसिटोरी को श्रेय नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसको प्रागैतिहासिक स्थल बता रहा है, जबकि स्थल कैसा है? ये ताम्र कांस्ययुगीन स्थल है। कैसा है? ताम्र कांस्ययुगीन। तो यहां आप इस चीज को लिख लीजिए एक नोट डाल करके। कालीबंगा की सर्वप्रथम पहचान एलपी टेसिटोरी के द्वारा एक प्रागैतिहासिक स्थल के रूप में की गई। तो सर्वप्रथम कालीबंगा की पहचान आपके किसने? एलपी टेसिटोरी ने प्रागैतिहासिक स्थल के रूप में की है, जबकि आपके सभ्यता के रूप में कालीबंगा की पहचान करने का श्रेय किसको जाता है? अमलानंद घोष को जाता है। ठीक है। बढ़े आगे। अब सुनिए, लिख लिया था ना सबने? नहीं लिखा? अब इसको समझना ज़्यादा है, एक बार फिर आपके लिखा देंगे इसको अलग से। ठीक है। बढ़े आगे। उत्खनन में प्राप्त जानकारी। अब सुनिए, सुन लीजिए पहले आप कि अगर हम उत्खनन की बात करते हैं, जब किसी भी सभ्यता के उत्खनन की बात करते हैं तो उत्खनन हमेशा दो तरह से होता है। दो तरह से कैसे? कि आपको पूछा जाए कि जब किसी स्थल विशेष पर सभ्यताओं के क्रम की जानकारी प्राप्त करनी हो तो किस प्रकार का उत्खनन किया जाता है? ऊर्ध्वाधर। कैसे किया जाता है? ऊर्ध्वाधर। और जब किसी स्थल विशेष पर सभ्यता की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी हो तो क्षैतिज उत्खनन करते हैं। कैसा उत्खनन करते हैं? क्षैतिज। ठीक है, क्लियर आपके? सबसे पहले हम कह रहे हैं 5 स्तरीय उत्खनन किया गया, इसका मतलब 5 स्तरीय ऊर्ध्वाधर उत्खनन किया गया है। ठीक है। जैसे आपने कभी मकान की नींव की खुदाई की होगी ना? नहीं की होगी तो देखा होगा। ठीक है। नींव की खुदाई करते हैं तो पहले आपके थोड़ा सा, आपके लगभग 1 फीट तो क्या बालू मिट्टी आती है तो आसानी से आपके निकाल देते हैं। फिर थोड़ा सा 1.5-2 फीट का हिस्सा ऐसा आता है जहाँ पर काली पीली सी मिट्टी आती है जिसमें बर्तनों के टुकड़े भी हो जाते हैं। ठीक है ना। एक स्तर वो हो गया।
एक तो ये वर्तमान स्तर हो गया, एक स्तर ये हो गया जहां पर आपकी अलग पहचान आ रही है। फिर इससे अगला जो स्तर आए, हो सकता है उस पर आपकी क्या आ जाए, एक सफेद पट्टी निकल आए। ठीक है, जब आप उस सफेद पट्टी के आसपास के क्षेत्र की खुदाई करें तो हो सकता है 3x6 की पट्टी के साथ आपके और भी पट्टियां मिल जाएं। ठीक है, इसका मतलब दिमाग क्या जाएगा कि संभवतः यहाँ किसी का कब्रिस्तान रहा होगा, तभी तो वो 6x3 की पट्टी मिल रही है, जलाते हैं तो वो वाइट हो जाती है। ठीक है, अब अगर उस कब्रिस्तान के आसपास के और क्षेत्र का उत्खनन करें तो हो सकता है गांव मिल जाए कोई साइड में। ठीक है ना, कोई साइड में गांव मिल सकता है। अगर जैसे आपके गांव की ही मैं बात करूं कि आपके गांव की अगर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मेरे को जाते ही अगर पता लगानी हो तो मेरे को गांव में कौन सी जगह जाना चाहिए जहां मैक्सिमम जानकारी मिल जाए बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी से पूछे? हैं? एक तो जोर से बोलना, मैं ऊंचा सुनता हूं। कहां पे? अरे सुनने दो, ये बता रहे हैं। कहां की कह रहे हैं? एक तो मैं स्पष्ट नहीं सुन पा रहा हूं। ऐसे मुंह पे तो यूं लगा लोगे फिर बोलोगे यूं, तो ऐसे क्या समझ में आएगा? स्पष्ट बोला करो। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का श्रेय होगा शमशान घाट। शमशान घाट पे जाओ, आदमियों की हड्डियां भी मिल जाएंगी 2-4, तो उससे नस्ल का पता लग जाएगा कैसी नस्ल के हैं। ठीक है, बर्तनों के टुकड़े भी ऐसे फोड़ा होगा ना तो बर्तन मिल जाएंगे, 2-4 कपड़े भी मिल जाएंगे। ठीक है, और शमशान घाट की वनस्पति भी विविध प्रकार की होती है। ठीक है ना, तो वहाँ आपके वनस्पतिक ज्ञान भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मैक्सिमम ज्ञान आपके जो प्राप्त होता है वो शमशान घाट से होता है। अगर किसी की कब्र भी है ना वहाँ पर, ठीक है, तो कब्र से तो हमें और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के उपयोग की वस्तुओं को उसके साथ दफनाए जाने की परंपरा थी। ठीक है, तो वहाँ से हमें आभूषण मिल सकते हैं, वहाँ से हमें और भी कई सारी चीज़ें हमें आपके वहाँ से प्राप्त हो सकती है। ठीक है, कहाँ से? अरे इस समय मंदिरों का अस्तित्व ही नहीं था। जब हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय मंदिरों का अस्तित्व नहीं था। ठीक है ना, मंदिरों का अस्तित्व नहीं है तो हमें वहाँ से जानकारी उस किसी भी प्रकार की मिलनी ही नहीं है। क्योंकि ये जो स्टेज है ना, ये स्टेज वो है जब मानव एक गांव से सीधा कृषक अर्थव्यवस्था में डेवलप हुआ है। अभी आया ही आया है नगर में, तो नगर की बसावट है, नगर की स्ट्रक्चर है, उस पर हम आपके फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, उत्खनन की अगर हमने बात की तो 5 स्तरीय उत्खनन हुआ है। कितने स्तरीय? 5 स्तरीय उत्खनन है। और इस 5 स्तरीय उत्खनन में देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ठीक है, इनमें जो निचले 2 स्तर हैं यहां से हमको प्राक कालीबंगा के अवशेष मिले। प्राक कालीबंगा, प्राक कालीबंगा का मतलब है कि कालीबंगा की जो ग्रामीण कल्चर है उस ग्रामीण कल्चर के अवशेष हमें यहां से मिले। ठीक है, अब जब आपके प्राक कालीबंगा की बस्ती के बारे में ये कहते हैं कि प्राक कालीबंगा की बस्ती का जब विनाश हुआ तो उसी के अवशेषों पर विकसित कालीबंगा को बसाया गया। किसको बसाया गया? विकसित कालीबंगा को बसाया गया। तो विकसित कालीबंगा का जो दुर्ग टीला है वो आपके पुराने टीले से थोड़ा ऊंचा हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया है? थोड़ा ऊंचा, क्योंकि उसी के मलबे पर बना दिया है ना। तो यहां से हमें आपके क्या मिले हैं? विकसित कालीबंगा। तो हम मूल रूप से जिसकी बात करेंगे ना वो आपके कौन सा है? विकसित कालीबंगा है। किसकी बात करने वाले हैं हम? विकसित कालीबंगा की। प्राक कालीबंगा की हम बात करें तो देखो, ये घग्गर नदी, ये कौन सी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी का बायां तट ये हो जाएगा। यहां से हमें 3 प्रकार के टीले प्राप्त हुए। 3 प्रकार के टीले प्राप्त हुए, जिसमें जो तीसरा टीला है ये थोड़ा छोटा है,
इसलिए इसका उत्खनन नहीं किया गया है। ठीक है, इन 2 टीलों का वृहद स्तर पर उत्खनन हुआ है। लेकिन ये जो टीला है, इस टीले के नीचे से यहां से ये आपके किसका है? प्राक कालीबंगा का स्तर है। किसका स्तर है? प्राक कालीबंगा का। इस प्राक कालीबंगा के स्तर से हमें यहां से आपके क्या मिले हैं? उत्तर पूर्वी हिस्से से जुते हुए खेत के निशान। क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के निशान। जुते हुए खेत के निशान मिल गए। ठीक है, और यहां निशानों को भी कैसे बनाया गया है? एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई रेखाओं से बनाया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः ये लोग दोहरी फसल लेते होंगे। कैसी फसल लेते होंगे? दोहरी फसल। और दोहरी फसल के रूप में क्या बोते होंगे? सरसों और चना। सरसों और चना। कुछ स्थानों पर गेहूं और जौ भी मिलेगा आपको, लेकिन सामान्यतः आपके सरसों और चना की खेती दोहरी फसल के रूप में वर्तमान में भी की जाती है। वर्तमान में भी सरसों और चना की, और हमेशा दोहरी फसल हम कौन सी लेते हैं? जिनमें से एक फसल पहले पक जाए और एक थोड़ा सा देर में पके। ठीक है ना, जिससे क्या हो, दोनों को अलग अलग करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो सरसों और चना की आपकी सरसों पहले कट जाती है, और हाँ कट गई इनकी, और आपके चना बाद में कटेंगे इनके। ठीक है ना, तो सरसों और चना की खेती आपकी हो गई। अब ये जो बस्ती है ना, ये कौन सी बस्ती है? प्राक कालीबंगा बस्ती। प्राक कालीबंगा बस्ती से आपके देखो यहाँ मकान जो हैं उनमें दरारें मिली हैं। मकान क्या मिली हैं? दरारें। दरारों से ये अनुमान लगाया गया कि संभवतः भूकंप जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी, जिससे आपके क्या हो गई? यहाँ पर ये दरारें बन गई हैं। तो भूकंप जैसी आपदा के अवशेष यहाँ से मिले हैं। ठीक है ना, भूकंप के साक्ष्य हमें कौन से लेवल से प्राप्त हो रहे हैं? प्राक कालीबंगा के स्तर से। और यहीं से हमें ऊंट की हड्डियों के भी साक्ष्य मिले। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। ऊंट की हड्डियां भी हमें आपके प्राप्त हो गई। तो प्राक कालीबंगा स्तर से हमें 3 चीजें याद रखनी हैं। यहां से आपके भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहां से जुते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए हैं, जिनमें दोहरी फसल लिया करते थे, कौन सी? सरसों और चना। और याद रखना, जुते हुए खेत हैं ये कहां से? उत्तर पूर्व से हमें प्राप्त हो रहे हैं। कहां से प्राप्त हो रहे हैं? उत्तर पूर्व से प्राप्त हो रहे हैं। अब आपके देखिए, पहले कालीबंगा से एक प्रश्न आता था सामान्यतः है कि जुते हुए खेत के निशान हमें कहां से मिले, और तपाक से हम जवाब देते कालीबंगा से मिले। ठीक है, अब आपके इसी प्रश्न को मॉडिफाई किया उन्होंने, अपडेट किया, और अब प्रश्न पूछते हैं कि जुते हुए खेत के निशान कालीबंगा से मिले। अब जितना याद था उतना तो उसने प्रश्न में ही डाल दिया। ठीक है, और फिर पूछता है कहां से, और ऑप्शन देता है पूर्वी टीले से, पश्चिमी टीले से, परकोटे के अंदर से, परकोटे के बाहर से। तो बताओ, तो परकोटे के बाहर से। परकोटा होता है बाउंड्री। ठीक है ना, जो सुरक्षा दीवार होती है ना, उसको बोलते हैं परकोटा। ठीक है, जैसे जयपुर का परकोटा है ना, जिसमें अजमेरी गेट बना हुआ है, चौड़ा रास्ता बना हुआ है। ठीक है ना, ये सब आपके क्या हैं? उस परकोटे के दरवाजे। ठीक है, तो परकोटा होती है सुरक्षा दीवार, और सुरक्षा दीवार के अंदर आपके कैसी सभ्यता है? नगरीय। और सुरक्षा दीवार के बाहर आपके क्या है? ग्रामीण कल्चर है। ठीक है ना, इसलिए जुते हुए खेत के निशान किसकी पहचान है? ग्रामीण कल्चर की। तो वो परकोटे के बाहर आपके प्राप्त होते हैं। क्लियर? आपकी कोई दिक्कत नहीं है? बोलो, अब सुनो आगे। अब हम बता रहे थे, ये आपके क्या नदी बता रहे थे? घग्गर नदी। ये घग्गर है। अब घग्गर नदी से हमने आपके बताया कि भाई कि 3 तरह के टीले प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, जिनमें से 2 का बृहद स्तर पर उत्खनन हुआ है। 2 का बृहद स्तर पर उत्खनन हुआ है। जैसे इसको हमने नाम दिया है
अब इसको समझ लेना आप, पूरा कालीबंगा यही है। एक टीला तो ये मिल गया और एक टीला मिल गया ये, ठीक है, दो टीले हैं। इसको हमने क्या नाम दिया है? पश्चिमी टीला। जो पश्चिम की ओर है वो पश्चिमी टीला। इसको हम और क्या नाम देते हैं? दुर्ग, या इसको नाम देते हैं कोट, या इसको नाम देते हैं गढ़ी, ठीक है। और दुर्ग, कोट या गढ़ी में राजा निवास किया करते थे, ठीक है ना। सार्वजनिक महत्व की इमारतें हुआ करती थीं। तो यहां पर क्या है? सार्वजनिक महत्व की इमारतें, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया है? पूर्वी टीला। और क्या नाम दिया है? निचला शहर। और क्या नाम दिया है? नगर टीला। और नगर में सामान्य जन होते हैं, तो यहां पर क्या है? सामान्य जन के निवास। सामान्य जन के निवास कहां पर हैं? नगर टीले में, ठीक है। दो टीले हैं, एक पश्चिमी टीला नाम दिया, एक पूर्वी टीला नाम दिया। पश्चिमी टीले में सार्वजनिक महत्व की इमारतें हैं, पूर्वी टीले में सामान्य लोगों के निवास हैं, ठीक है ना। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने बात कही परकोटे की, ठीक है। तो कालीबंगा की अभी मत बनाना, इसको बाद में बनाना डायग्राम को, क्योंकि मैं तो मिटा मिटा करके गलियां निकाल दूंगा, आप नहीं मिटा पाएंगे। सुनिए कि इसकी अब पहली बात आपकी होती है सुरक्षा दीवार की। तो कालीबंगा की एक विशेषता है कि कालीबंगा के दोनों टीलों की अलग अलग सुरक्षा दीवारें हैं। इसलिए आपने पढ़ा होगा दोहरा परकोटा है। कैसा परकोटा है? दोहरा परकोटा। तो ये आपकी क्या है? इसकी मान लो सुरक्षा दीवार है। ये क्या हो गई? सुरक्षा दीवार। दोनों की सामान्यतः आपके क्या है? एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे हुए नगर भी हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन ये अलग अलग सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? परकोटा। क्या है ये? परकोटा। और परकोटा किन से निर्मित है? ये कच्ची ईंटों से निर्मित है। तो कैसे देख रहा हूं मैं, दिखाई और नहीं दे रहा। किन से निर्मित है? ये कच्ची ईंटों से निर्मित है। कच्ची ईंटों से निर्मित है। अब कच्ची ईंटों से निर्मित आपकी क्या हो गया? यहां परकोटा। परकोटे को मजबूत करने के लिए जगह जगह बुर्ज बनाए गए। अब बुर्ज से मतलब आप देखेंगे ना, तो कोई किला अगर आपने देखा हो तो उसकी दीवार में से ऐसे निकली हुई संरचनाएं होती हैं जो ऊंची होती हैं, वो क्या होती हैं? बुर्ज होती है, ठीक है। तो इन बुर्जों का भी प्रयोग आपके कहां पर है? कालीबंगा में आपके किया गया है, जिससे परकोटा क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। अब हम बात करें किसकी? सबसे पहले इसकी पश्चिमी टीले की। पश्चिमी टीले की एक खास बात और है कि इसको पूर्व से पश्चिम की ओर विभाजित करती हुई एक विभाजक दीवार भी मिली है। पूर्व से पश्चिम की ओर विभाजित करती हुई एक विभाजक दीवार मिली है। कहां पर? कालीबंगा में, ठीक है ना। विभाजक दीवार प्राप्त हो गई। अब यहां अब ये दो भागों में बट गया ना पश्चिमी टीला, एक तो उत्तरी हिस्सा और एक दक्षिणी हिस्सा, ठीक है। उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा। यहां उत्तरी हिस्से में संभवतः संभ्रांत वर्ग का निवास था। संभ्रांत वर्ग का निवास। संभ्रांत वर्ग से तात्पर्य है एलीट वर्ग। एलीट वर्ग यानी प्रशासक वर्ग। जैसे आप ये सी स्कीम मान लीजिए, इसको सी स्कीम क्या? सिविल लाइंस, ठीक है ना। यानी कि कालीबंगा की सिविल लाइंस कहां पर है? पश्चिमी टीले के उत्तरी हिस्से में। और सिविल लाइंस कौन सा क्षेत्र होता है? जहां प्रशासक वर्ग निवास करता है, वो स्थान कौन सा हो गया? सिविल लाइंस हो गया, ठीक है। इसके दक्षिणी हिस्से में
5 से 6 मिट्टी के चबूतरे मिले। 5 से 6 मिट्टी के क्या मिले हैं? चबूतरे मिले। ठीक है, ये क्या है? मिट्टी के चबूतरे। मिट्टी के चबूतरे। ये डायग्राम समझ में आ गया तो कालीबंगा याद ही हो जाएगा। और ये कितने हैं? 5-6 की संख्या में है। इनमें से एक चबूतरे पर 7 हवन कुंड मिले हैं पंक्तिबद्ध रूप से। कितने हवन कुंड मिले हैं? 7 हवन कुंड पंक्तिबद्ध रूप से, जबकि एक पर एक हवन कुंड और एक कुआं मिला है। ठीक है, तो इनमें से देखो, एक पर क्या है? 7 हवन कुंड। हवन कुंड पंक्तिबद्ध हैं, और एक पर एक कुआं प्लस हवन कुंड। तो हवन कुंडों की कुल संख्या अगर देखी जाए तो कितनी हो गई? 8। ठीक है ना। और पंक्तिबद्ध हवन कुंड पूछे जाएं जो सामान्यतः पूछे जाते हैं तो वो कितने हो गए? 7। अगर पूछा जाए कालीबंगा से कुल कितने हवन कुंड मिले हैं तो 8। कालीबंगा के टीले से प्राप्त पंक्तिबद्ध हवन कुंडों की संख्या कितनी है? तो 7 है। ठीक है ना। अब आपके देखिए, ये पश्चिमी टीला है। इस पश्चिमी टीले के दक्षिणी द्वार पर, ये दरवाजा दक्षिण का, दक्षिणी द्वार पर 2 हमें आपके क्या मिले हैं? गार्ड रूम मिले। ये 2 क्या हैं? गार्ड रूम, आरक्षक कक्ष जिन्हें बोलते हैं। क्या मिले हैं? 2 आरक्षक कक्ष, गार्ड रूम, जो हम आपके ज्यादातर बिल्डिंग्स में बनाते हैं ना बाहर की साइड में, तो ऐसे दक्षिणी द्वार पर हमें 2 गार्ड रूम प्राप्त हो गए। इसी पश्चिमी टीले के यहां आपके दक्षिण पश्चिम में, यहां से मिला है हमें कब्रिस्तान। दक्षिण पश्चिम से क्या मिला है हमें? कब्रिस्तान, जहां से हमें टोटल कब्रें कितनी मिली हैं? 37 कब्रें मिली। कितनी कब्रें मिली हैं? 37 में से भी देखो, एक तो कैसी कब्रें हैं? अंडाकार। कैसी कब्रें हैं? एक हैं आयताकार, एक कैसी हैं, और एक कैसी हैं? गोल। एक कैसी हैं? तो 15 तो मिली हैं कौन सी? अंडाकार। 5 कैसी मिली हैं? और 17 कैसी मिली हैं? टोटल कितनी हो गई? 37 कब्रें हमें आपके कहां से मिल गई? कब्रिस्तान से, जो कि पश्चिमी टीले के दक्षिण पश्चिम में है। पश्चिमी टीले के दक्षिण पश्चिम में जो कब्रिस्तान है, वहां से हमें 37 कब्रें प्राप्त हो जाती है। क्लियर? आपके कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं आपके कहां? या पूर्वी टीले की ओर। अब देखिए, यहां पर और यहां सेम व्यवस्था है, यहां जगह का अभाव है, इसलिए मैं यही बता रहा हूं सारी चीजों को। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वहां की सड़क व्यवस्था, वहां का नगर नियोजन। वहां का क्या है? नगर नियोजन। और नगर नियोजन में भी अगर आप देखें ना, तो सबसे आपके महत्वपूर्ण है वहां की नाली व्यवस्था। कौन सी है? नाली व्यवस्था। लेकिन नाली व्यवस्था की ओर से कालीबंगा की जब हम बात करते हैं तो कालीबंगा की स्थिति थोड़ी कमजोर है। कमजोर होने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ की नाली व्यवस्था है वो समुचित नहीं है। समुचित नहीं है। जैसे कालीबंगा में समकोण पर काटती हुई सड़कें प्राप्त होती हैं। सड़कें कैसी हैं? समकोण पर काटती हुई सड़कें, अर्थात ग्रिड पैटर्न पर बनी हुई सड़कें। ठीक है। सामान्यतः है यहां प्रवेश आपके कहां से हो रहा है? उत्तर से, कालीबंगा में। सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में कहां से? पूर्वी सड़क से प्रवेश होता है। लेकिन कालीबंगा के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो उत्तरी सड़क से प्रवेश है। इस उत्तरी सड़क को, जो मुख्य सड़क है, इसको कहा गया है राजपथ। क्या कहा गया है? राजपथ, यानी सरकारी सड़क है ये पूरी। ठीक है। अब सड़कें हैं, ये सड़क आपके कैसी हैं? सड़कें आपके कच्ची हैं। सड़कें कैसी हैं? कच्ची। लेकिन कालीबंगा में मुख्य सड़क को
मुख्य सड़क को पक्का करने का प्रयास, पक्का करने का प्रयास। कालीबंगा में मुख्य सड़क को पक्का करने का प्रयास दिखाई देता है। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो में भी दिखाई देता है। तो यह अपवाद हो गया। सड़कें सामान्यतः कैसी हैं? कच्ची, लेकिन कालीबंगा में मुख्य सड़क को पक्का करने का प्रयास दिखाई देता है। ठीक है। अब पक्का करने का ये नहीं है कि आप ये सोच लो डामर डाल दिए उन्होंने, केवल बर्तनों के टुकड़े बुटुकड़े जो भी बच जाते हैं ना, ईंट पत्थर जो भी है, उसको डाल करके मजबूत करने का प्रयास है। केवल सड़क हो गई। अब देखिए कालीबंगा में एक खास बात और क्या है कि मुख्य सड़क से निकलती हैं गलियां। मुख्य सड़क से क्या निकलती हैं? ये निकली गली। और मकानों के दरवाजे कहां खुल रहे हैं? बोलो। पीछे की ओर, पड़ोसी के घर में। तो पीछे की ओर कौन सी गली में खुलेंगे? पीछे की ओर तो ज्यादातर नाली खोल देते हैं हम, तो वह कीचड़ में थोड़ा ही ना। ये क्या किताबों में लिखा हुआ है, मकानों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, तो पीछे की ओर तो पड़ोसी का मकान होगा, ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा ही ना खुलेंगे। आप याद रखो, मकानों के दरवाजे गलियों में खुला करते थे। अब गली फ्रंट पे भी तो हो सकती है, और गली फ्रंट पे ही होती है। पीछे की कोई गली होती है ना, तो वो तो कचरा वाली गली होती है, जिसमें आपके पूरा कचरा पट्टी रहती है ना, वो पीछे की ओर होती है। और गली जहां निकलते हैं हम, वो फ्रंट पर होती है। याद रखना, कालीबंगा में मुख्य सड़क पर यहां किसी भी मकान का दरवाजा नहीं खुलता मिला है। इसका मतलब ये लोग स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे होंगे। भाई मुख्य सड़क पर यहीं इसी मकान में अगर आपका घर हो, छोटा सा बच्चा है, भाग के रोड पे पहुंच गया और कोई लपेट गया उसको, क्योंकि ये तो ट्रैफिक चलता है ना यहाँ, तो ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसका मतलब स्वास्थ्य के प्रति प्रदूषण आएगा, विभिन्न तरह का धूल धमासा उड़ेगा, ठीक है, तो प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, अगर मकान को देखें, मकान को देखें तो मकान आपके देखो कैसा है, इनका भवन, ये देखो भवन, ये आपके गली, ठीक है, और गली में ये थोड़ा बड़े रूप का आपके क्या है मकान। मकान में बीचों बीच में क्या है? एक चौक। मकान के बीचों बीच में क्या है? सारे कमरों के दरवाजे, यानी 5 से 6 तक कमरे मिलते हैं, 5 से 6 तक कमरे मिलते हैं। सभी कमरों के दरवाजे कहाँ खुल रहे हैं? चौक में। सभी कमरों के दरवाजे कहाँ खुल रहे हैं? चौक में खुल रहे हैं। मकान 1 मंजिला भी हैं, मकान 2 मंजिला भी है। मकान कैसे हैं? 1 मंजिला भी हैं, मकान 2 मंजिला भी है। मकान में देखो है क्या क्या, कि देखो एक तो चौक है, एक तो क्या हो गया चौक, प्लस 5 से 6 क्या हैं? कमरे, 5 से 6 कमरे, प्लस रसोई है, ठीक है, प्लस आपकी क्या है? रसोई, प्लस आपकी क्या है? स्नानागार, स्नानागार है, प्लस किसी किसी मकान में, यानी 5-6 मकानों में से एक मकान में क्या है? कुआं। हर एक मकान में नहीं है, लेकिन किसी किसी मकान में आपकी क्या है? कुआं, ठीक है। मकान में अगर देखें तो ये मकान है ना, कैसे हैं? कच्ची ईंटों से निर्मित हैं, कच्ची ईंटों से निर्मित हैं। अब कच्ची ईंटों से निर्मित क्या हैं? मकान हैं। तो इससे हमारे दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है? सीमेंट नहीं था उनके पास, तरीका तो था भाई। मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, ये कुछ ऐसे नगर हैं जहां पक्की ईंटों के निर्माण ज्यादा है, ठीक है ना। और एक आपके भाई गांव में आपके में एक आपके कॉलोनी तो ऐसी है जिसमें पक्के ही पक्के मकान हैं, महल टाइप मकान बना रखे हैं। एक बेचारे ऐसे जिनमें ईंट पीटों के और छप्पर डाल डाल करके रह रहे हैं।
तो उनमें अंतर गरीब रहे होंगे। तो हम क्या मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं। इससे हमें यह पता लगता है कि संभवतः कालीबंगा के निवासी गरीब रहे होंगे, इसलिए कच्ची ईंटों के मकान हैं। अगर इनके पास पैसा होता तो ये भी पक्की ईंटों के बना लेते कि नहीं बना लेते, वही स्थिति है। अब ईंटों की हम बात करें तो देखो, ईंटों की जुड़ाई, ईंटों की जुड़ाई करते थे ये इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम पर। इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम के आधार पर ईंटों की क्या करते थे, जुड़ाई। आपस में मकान की दीवार बनाते हैं तो कैसे, इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम। अब ये इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम क्या होता है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, 12 तक तो पढ़ी होगी, मैथ में कोई ऐसे ही थोड़ा ही ना आगे डायरेक्ट ही, ठीक है ना। अरे इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम में आपने देखा होगा, मकान में जब चुनाई करते हैं ना तो एक ईंट ये लगाई, एक ये लगाई, ऐसे लगाते हैं ना, फिर अगली ईंट लगाते हैं ऐसे, फिर अगली ईंट ऐसे, अगली ईंट ऐसे, यानी 2 ईंटों के जोड़ पर जो तीसरी ईंट रखते हैं वही इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम है, ठीक है ना। जो वर्तमान चिनाई पद्धति है ना, वैसे ही आपके इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम का प्रयोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या कालीबंगा सभ्यता में किया गया है, ठीक है। अब देखो ईंटों का अनुपात देखें तो 4:2:1 के अनुपात में, ठीक है। अब कहीं कहीं आप पुस्तकों में पढ़ेंगे 3:2:1, तो याद रखना 3:2:1 इस परकोटे की ईंटों में है केवल, ठीक है। और पूरे मकान में आपकी कितना है, 4:2:1 है, ठीक है। और आपके क्या खास बात है, देखो एक पल्ले के किवाड़ हैं, एक पल्ले के किवाड़, ठीक है। एक पल्ले के किवाड़ों का प्रयोग आपके किसमें किया गया है, कालीबंगा में। और एक आपके किसी किसी मकान में हमें कुछ अलंकृत ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। कैसी ईंटें प्राप्त हो रही हैं, इससे ऐसा पता लग रहा है कि संभवतः ईंटों को जानते बूझते सजाया गया है, और वो भी कैसे, ऐसे प्रतिच्छेदी व्रतों के माध्यम से, प्रतिच्छेदी व्रतों के माध्यम से। जैसे मान लो ग्लास को मार दिया है कि जाने जगह जगह पर, ठीक है ना, तो प्रतिच्छेदी व्रत यानी एक दूसरे को काटते हुए व्रत का निर्माण आपके कर दिया गया है। तो वो आपके प्रतिच्छेदी व्रतों के माध्यम से अलंकृत किया गया है, किनको, इन आपके ईंटों को, ठीक है। तो अलंकृत ईंटें। लेकिन एक गौर कर रहे होंगे बात आप, कि अभी हमने कमरों के दरवाजे तो खोल दिए, मकान का दरवाजा बाहर नहीं खोला। मकान में कहां से खोलेंगे दरवाजा, अभी वो पीछे को तो छोड़ दो, पीछे से कहीं गली में खोलेंगे, लेकिन मकान में कहां से फोड़ेंगे, चौक में से फोड़ देंगे तुम तो, ठीक है ना। किसी ने पुरानी हवेली देखी, पुरानी हवेली, पुरानी गांव में, प्रत्येक गांव में 1-2 होती हैं, ठीक है। उस हवेली में गौर करना आप कि उसमें जो हवेली का मेन गेट है वो कहां से खुल रहा है, सुनिए, चलो तुम तो खोल लेना कहीं से ही, लेकिन कालीबंगा की थोड़ी सी बात अलग है। कालीबंगा के निवासी निजता प्रिय थे। निजता प्रिय का मतलब प्राइवेसी पर अधिक फोकस था उनका। जैसे ये कमरा है, अब ये तो हमारा 1st या 2nd फ्लोर पर है, ठीक है ना, तो यहाँ हमको निजता में किसी भी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं है, ठीक है। ये ब्लैक पन्ने भी हटा देना इनके, तो भी अपने को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कोई झांक के नहीं जाएगा हमको, ठीक है ना। लेकिन अगर यही कमरा हमारा ग्राउंड फ्लोर पे हो और रोड साइड हम बना दें विंडो, ठीक है, तो शाम को 5-6 बजे के बाद जैसे ही आप अंदर की लाइट जलाओगे तो बाहर के दृश्य के लिए आप तो हो जाओगे क्या, प्रकाशमान, और बाहर का दृश्य हो जाएगा अंधेरा, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सारी गतिविधियां पब्लिक की नज़र में आ जाएंगी, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपकी निजता भंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी,
प्राइवेसी भंग हो जाएगी। इसलिए इस चीज को ये भली भांति जानते थे, इसलिए जो ग्राउंड फ्लोर का जो मकान है ना, उस पर खिड़की नहीं बनाई इन्होंने, ठीक है ना, झांकने की बीमारी खत्म है। अब आप कहेंगे कि हवा पानी प्रकाश की समस्या कैसे रहेगी? तो हवा पानी प्रकाश के लिए आपने गांव में देखा होगा कि दीवार के ऊपर एक ऐसे राउंड शेप आपके छेद छोड़ देते हैं ना, रोशनदान टाइप, ठीक है ना, ऐसे छेद बना रखे थे जिनसे हवा और प्रकाश का आवागमन बना रहे, ठीक है। बाकी किसी भी प्रकार की खिड़की का निर्माण इन्होंने नहीं किया। अब आपने कहा कि भाई हम तो हमारे घर का दरवाजा चौक में से खोल देंगे, सारे कमरों के दरवाजे खुल रहे हैं चौक में, कोई व्यक्ति आपके घर के दरवाजे पे खड़ा हो गया ना तो अंदर वाले कमरे तक देख लेगा कि क्या है। भाई पूरी प्राइवेसी भंग है। भाई ये तो है नहीं कि भाई कि आप चौक में से कमरा निकाल करके प्राइवेसी रख पाओ, वो संभव ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये थोड़े ज्यादा सियाने थे। इन्होंने क्या किया, यहां बनाए स्नानागार और इसी कमरे में बनाया कुआं और यहां से खोला दरवाजा। अब देख ले कोई बेटा, कुएं के अलावा कुछ ही नहीं दिखे, ठीक है। प्राइवेसी प्रिय हो गए कि नहीं हो गए? तो ये निजता प्रिय है। कैसे हैं ये? निजता प्रिय हैं। इन्होंने अपनी निजता को बनाए रखा है, चाहे भले ही वो कच्ची ईंटों के मकान ही क्यों ना हो, ठीक है। तो वो स्थिति हमें आपके कालीबंगा के नगर नियोजन में दिखाई देती है। कौन सा? कोई से में से, जौन से में तुक्का लगे ना तुम्हारा कि भाई यहां पानी निकल आया, वहीं बना लो, लेकिन चौक में से मत निकालो। हाँ, इसमें से निकाल लो, यहां पानी निकल रहा है तो यहां निकाल लो, ठीक है ना। भाई आपने देखा होगा हैंडपंप तो उसी कमरे में उसी जगह लगाते हैं जहां पानी निकल आता है, और पुरानी हवेलियों में देखना कि वहां हैंडपंप की भी व्यवस्था हुआ करती थी, ठीक है। सारा काम उस हवेली में बंद में ही आपकी सारा काम होता था, और किसी ना किसी कमरे में से बाहर का दरवाजा खुलता था, और वो भी छोटा सा, ठीक है ना। ये बड़े बड़े किले देखते हैं ना आप, इनमें दरवाजे देखना कि हम राजा तो पढ़ते हैं कि ऐसे विशालकाय राजा होते थे और दरवाजे ऐसे छोटे छोटे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहां भी प्राइवेसी सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, कि भाई निजता आपके क्या है, होनी चाहिए जब कभी भी निर्माण करो तब। आजकल हम आपके फैशन में बना लेते हो बिल्कुल खिड़की खिड़की शीश महल, ठीक है ना, और बन जाता है, फिर यूँ कहते हैं यार हर दुनिया झांक के जाती है, ठीक है ना। रोटी तक जला जाते हैं लोग, इतनी गहरी नजर मारते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो वो आपकी स्थिति बन जाती है। नहीं, देखा है हमने, ये बरकत नगर है ना, बरकत नगर में प्रत्येक मकान मालिक ने आजकल निर्माण कार्य को तो सुधार लिया, लेकिन उन्होंने रोड साइड आपके एक रूम बनाया हुआ है जिसको गैरेज पोर्शन बोलते हैं वो लोग, ठीक है। और उस गैरेज पोर्शन का प्रयोग आपके ज़्यादातर फैमिलियां निवास के लिए किया करती थी, ज़्यादातर आपके रेंटेड फैमिलियां होती थी वो निवास के लिए करती। गैरेज पोर्शन की एक विंडो रोड पर खुली हुई है प्रत्येक गैरेज पोर्शन की, और उस गैरेज पोर्शन वाले की हालत इतनी खराब रहती थी कि उस शाम को जुट निकलते थे लड़कों के, बरकत नगर तो पूरा हब था, ठीक है ना, वहां से ग्रुप की ग्रुप निकलते ऐसे झांक झांक के जाते बेटे के कमरे में, ठीक है ना। वो परमानेंट बंद कर रखे थे, अखबार चिपका करके, ले भाई हमारे तो है ही नहीं विंडो, ठीक है ना, वो स्थिति है। तो ये आपकी थोड़ी सी विडंबना रहती है। तो ये निजता प्रिय है। कैसे हैं ये? निजता प्रिय। ये नगर नियोजन है। अब अगर नाली की हम बात करें तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि इस नगर नियोजन में नाली व्यवस्था को अगर आप देखें तो मकान की नाली कहाँ? गली की नाली में, और गली की नाली इस मेन रोड की नाली में, ठीक है। जैसे देखिए ये आपके मुख्य सड़क हो गई और ये इसमें गली आकर के मिल रही है, और यहाँ ये मकान हो गया, ठीक है। मकान से नाली किस में आएगी? इस गली की नाली में, और गली की नाली आपकी किस में आएगी? मुख्य सड़क की नाली में। इस नाली में जगह जगह आपके क्या बने हुए हैं? चैम्बर्स। इनको बोलते हैं सोक पिट, सोखता गर्त, जो नीचे से कच्चे होते थे जिससे आपके अनावश्यक पानी है वो जमीन में अंदर आपके चला जाए, ठीक है। इनको बड़ी बड़ी ईंटों के माध्यम से ढक दिया जाता था। लेकिन कालीबंगा की विडंबना क्या है
कालीबंगा में ये जो सार्वजनिक नालियां हैं, ठीक है ना, ये प्राप्त नहीं हुई, कालीबंगा में नहीं मिली। अब हो सकता है आपके नष्ट हो गई हो सकता है बनाई ही नहीं हो, हमको वर्तमान में प्राप्त नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो खुदाई है, खुदाई की भी सीमाएं हैं। जैसे ही हम आपके खुदाई करने लगते हैं, चूंकि घग्गर नदी का पेटा है न, थोड़ा सा ज़्यादा जैसे ही खोदते हैं पानी निकल आता है। अब पानी में क्या देखे कोई, ठीक है ना, इसलिए खुदाई की सीमाएं हैं। लेकिन यहाँ सार्वजनिक नालियाँ नहीं मिली। लेकिन मकानों में आपके नाली के लिए जगह तो है लेकिन नाली नहीं है। तो इससे हमने ये अनुमान लगाया कि संभवतः कालीबंगा के निवासी लकड़ी की नाली का प्रयोग करते रहे होंगे। कौन सी नाली का? लकड़ी की नाली का प्रयोग करते रहे होंगे, इसलिए समय के साथ वो नष्ट हो गई, वर्तमान में हमें प्राप्त नहीं होती। ठीक है ना, संभवतः लकड़ी की नाली का प्रयोग कर रहे होंगे जो वर्तमान में हमें प्राप्त नहीं होती हैं। क्लियर? आपकी कोई दिक्कत नहीं है। नाली व्यवस्था में सार्वजनिक नालियों का अभाव है। देखो सियाणे कितने हैं ये, आपको ऐसा लगेगा वर्तमान में हमारे आपके यहाँ पर भी सीवरेज सिस्टम ऐसा ही है जयपुर में, ठीक है, लेकिन हमारे में कमी क्या है कि हमारे लोगों ने, आपके जो नगर निगम वाले हैं वो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। उन्होंने क्या किया, मेन नाली बनाई यूं बीच रोड पे, ठीक है, यहां बड़े बड़े चैम्बर बने हुए हैं ना हर जगह। 70% चैम्बरों के या तो ढक्कन टूटे हुए या चैम्बर रोड से भी ऊपर है, ठीक है ना। अब स्थिति क्या होती है कि जैसे ही बारिश आई ये चैम्बर का ढक्कन गायब, और आप पूरे घोस्ट राइडर हो, आपकी मोटरसाइकिल यूं गई और यूं घुमा दिया, पता लगे नाले में ही पड़ा है। ये दिक्कत है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट का काम है आपके इन नालों से, सीवरेज सिस्टम से, ठीक है ना। सीवरेज में पड़ा मिलता है आदमी, ठीक है ना, और हाथ पैर चटकते ही चटकते हैं, 100% है वो तो, ठीक है। इन्होंने पहले ही क्या किया कि भाई ऐसा भी हो सकता है, इसलिए रोड के साइड में बनाई नालियां और रोड में दिया यूं ढलान, जिससे क्या होगा, ढलान से जो पानी है वो डायरेक्ट नाली में, ठीक है, तो वो कीचड़ ही नहीं होगा नाली में। हमारे आपके रोडों की व्यवस्था का पता नहीं है, इनके कच्चे रोड हैं फिर भी कीचड़ नहीं है, और यहाँ आपके पूरा डामर है फिर भी पानी ही पानी है हमारे पास, ठीक है। वो स्थिति आपके यहाँ, ठीक है। तो इनका नगर नियोजन उत्कृष्ट कोटि का है। इस वजह से कालीबंगा जो सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका नगर नियोजन सर्वोत्कृष्ट कोटि का माना जाता है। और वर्तमान आपके जो निर्माण कार्य हैं उनमें भी हमको आपकी इसकी कहीं ना कहीं झलक देखने को मिल जाती है। आप देखते हैं कोई भी नियोजित शहर है, ठीक है ना, समकोण पर काटती हुई सड़कें मिलेंगी नियोजित शहरों में, ठीक है ना। आप यहीं देख लो जयपुर की चारदीवारी कोई, ठीक है, जयपुर की चारदीवारी अब आपको ऐसी लगती है, क्यों? क्योंकि सवाई जयसिंह को ये नहीं पता था कि इतने लोग आ घुसेंगे इसमें, ठीक है, सीमित लोगों के लिए बनवाई थी, लंबी चौड़ी सड़कें, ठीक है ना। अब पब्लिक ज़्यादा है इसलिए वो सड़कें वो भी छोटी लगती, ठीक है, वरना सड़कों की कोई कमी नहीं है। और सीधा आप विधानसभा पे खड़े हो जाओ, नाहरगढ़ दिखता है डायरेक्ट, ठीक है ना, समकोण पर हैं पूरे ऐसे ब्लॉक बने हुए, ठीक है ना। जलेबी चौक से होते हुए आप सीधे आपकी सिटी पैलेस के लिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाधा नहीं आएगी कहीं। लेकिन अब वर्तमान में आपके पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हुई है वैसे वैसे क्या हो गया है, वो भी सकड़े पड़ने लग गए। हमारे आपके अगर इन सभ्यताओं के पतन की हम बात करेंगे ना, तो एक पतन आता है क्रमिक पतन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है? क्रमिक पतन का। क्रमिक पतन आपके होता क्या है कि किसी भी सभ्यता का आकस्मिक रूप से, एक तो पतन कैसे होता है, भूकंप आया, बिल्डिंगें नष्ट हो गई, सब मर गए और खत्म सभ्यता, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ा ही ना कि पूरी दुनिया में एक साथ ही भूकंप आ जाए और सभी मर जाएं। बाढ़ आ गई, बाढ़ ने नष्ट कर दिया, ये भी आकस्मिक पतन है। आग लग गई, आग ने नष्ट कर दिया, ये भी आकस्मिक पतन है। लेकिन ऐसा नहीं मानते, हम मानते हैं कि सभ्यता का क्रम से धीरे धीरे पतन हुआ है। और धीरे धीरे पतन को हम कैसे मानते हैं, यहां पर एक बात देखिएगा कि जैसे कोई भी केंद्र है, जयपुरी मानो आप तो, ठीक है,
किसी भी नगर में दो तरह के संसाधन होते हैं। एक तो होते हैं आपके पॉपुलेशन, ठीक है, और दूसरी क्या होते हैं वहां के नेचुरल रिसोर्सेज, पानी। जब हम जयपुर की राजधानी की बनाने की बात करते हैं ना, तो राजधानी क्यों बनाई गई, तो जयपुर के बारे में एक सिफारिश ही आई थी कि जयपुर में पेयजल की उपलब्धता अधिक है और अधिक पेयजल होने के कारण रामगढ़ बांध है वो ऐसे लबालब रहता था भरा हुआ, ठीक है, पानी की कमी नहीं थी। अब जयपुर में बीसलपुर का पानी बंद कर देना तो 7 दिन में घुटने पे आ जाएगा जयपुर, ठीक है ना, क्योंकि पानी ही नहीं है, कितना ही खोद लो, ठीक है। तो पेयजल की आपकी प्रॉब्लम रहती थी। अब आपको पता है कि नगर का एक विशिष्ट अभिलक्षण होता है पॉपुलेशन में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि। लोग आते हैं नगर में, आकर के बसते चले जाते हैं, तो पॉपुलेशन में धीरे धीरे आपकी क्या होती है, वृद्धि। अब जब तक हम आपके दूसरी संस्कृतियों से संपर्क में रहते हैं, अन्य शहरों से संपर्क में रहते हैं, तो वहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स से हम पहले ही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और अपने में सुधार कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1750 के आसपास अन्य संस्कृतियों से इसका संपर्क है वो कट गया, तो हम आपके कूपमंडूक हो गए। पहले तो ये संपर्क था, ठीक है, और फिर क्या हो गए, हम कूपमंडूक हो गए। तो क्या हुआ, हमने पॉपुलेशन बढ़ती रही, नेचुरल रिसोर्सेज का अंधाधुंध शोषण रहा। ये नेचुरल रिसोर्सेज का अंधाधुंध शोषण, पानी से हम कार भी धो रहे हैं ना, तो प्रेशर से ही धोते थे, 1 ड्रम पानी एक कार के लिए, ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्सेज की तो एक सीमा होती है, वो खत्म हो गए। तो लोगों ने क्या किया, यहां से प्रवसन किया, प्रवसन का मतलब माइग्रेट हुए यहां से, ठीक है। और देखो प्रतापनगर में, सांगानेर में, यहाँ कहाँ गोपालपुरा बाईपास पे ऐसे छोटी छोटी बस्तियां बसा ली। तो इन छोटी बस्तियों में यहाँ की जो कॉलोनियां हैं, इनमें क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो यहाँ थी, जो जयपुर जिस विशेषता से बसा हुआ है, क्या वो विशेषताएं किसी भी कॉलोनी में हैं? नहीं है। इसलिए हम क्या कहते हैं, सभ्यता का तो नाश हो गया, लेकिन यहां पर संस्कृति जो है इन लोगों की, वो आपकी क्या रही, निरंतर गतिमान रही है, ठीक है। तो सभ्यता और संस्कृति हमेशा अजर और अमर बनी रहती है, लेकिन सभ्यताएं अपने विकास के चरम को छूने के बाद उनका पतन होता है और संस्कृति आपके लगातार गतिमान बनी रहती है। संस्कृति है क्या, संस्कृति हमारी बोलचाल, हमारा रहन सहन, हमारा खान पीन, ठीक है, हमारे तीज त्योहार। हमको आपके यहाँ से ले जा करके कोई इंग्लैंड भी पटक देगा ना, तो हम ऐसे ही बोलेंगे जैसे यहाँ बोल रहे हैं। किसी के समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। जरूरत है समझने की तो भाई लिया ट्रांसलेटर, समझ ले, ठीक है ना। खाने के लिए साउथ इंडिया में जाके रोटियों का ढाबा ढूंढते, साउथ इंडिया में जाकर के रोटियों का, रोटी कहाँ मिलेंगी, ठीक है ना। विदेश में जाकर के भी, दुबई में जाकर के भी लोग रोटियां ढूंढते, ठीक है ना। क्या है, हमारी कल्चर है। हमको मिठाई कितना ही खिला दे कोई, चावल कितना ही खिला दे, पेट नहीं भरेगा जब तक कि ऊपर से 2-4 रोटी नहीं डाल लेंगे गेहूं की, तब तक पेट आपकी संतुष्टि नहीं होती, ठीक है ना। जबकि आपके साउथ इंडिया में लोग वो चावल से ही पेट भर लेते, बिहार में लोग चावल से ही पेट भर लेते, ठीक है ना। तो वो आपकी स्थिति है, कल्चर है सभी की, ठीक है। लैंग्वेज है हमारी, आपके कल्चर देखे राजस्थान की, कि राजस्थान में आप लगभग सभी क्षेत्रों से हो। यहाँ हमारी जो संस्कृति है इसमें विविध रंग हैं, सब तरह की आपके रंग हैं। कैसे, यहाँ की संस्कृति के बारे में, लैंग्वेज के बारे में ये बोला जाता है कि भाई कोस कोस पे बदले पानी, यानी हर कोस पे पानी बदलता है, और 5 कोस पे वाणी, ठीक है ना। हर 5 कोस पे लोगों की वाणी बदलती चली जाती है, ठीक है। हम बोलते हैं ना, जैसे राजस्थान की सबसे मीठी बोली कौन सी है,
देखो दो मीठी बोलियां हैं, एक तो ढूंढानी है, एक मारवाड़ी है, लेकिन ये प्योर मीठी नहीं है, थोड़ा सा आपकी क्या है कि कम मीठा है, ऐसा लगता है कि कोई डायबिटीज के पेशेंट की है जाने, ठीक है, कम मीठा है, ठीक है। क्योंकि मारवाड़ी बोली को बोलते हुए आप जोधपुर से जैसे जैसे पाकिस्तान बॉर्डर की ओर जाएंगे ना, तो ये बोली पहले तो ऐसे है, फिर ऐसे होने लग जाएगी खड़ी, ठीक है, अक्खड़ता आने लग जाएगी, बॉर्डर पर जाते जाते कठोर हो जाएगी। ढूंढानी बोली है, चौमू की तरफ जैसे जाओगे ना मामला गड़बड़ करने लग जाती है, ठीक है ना, इसमें भी आपके क्या आ जाती है, अक्खड़ता। लेकिन आप देखो, एक छोटा सा मीठा ढूंढानी का, थोड़ा सा मीठा मारवाड़ी का, दोनों को मिला दें तो ठीक ठाक मीठा हो जाएगा कि नहीं। तब इन दोनों के मिलन से बोली निकलती है मालवी, और मालवी बोली सबसे कर्णप्रिय बोली है। मालवी बोली सबसे कर्णप्रिय, कोई गाली भी दे रहा है तो भी रिलैक्स मिलता है, हाँ ठीक है दे ले भाई। और बहुतों की लैंग्वेज ऐसी होती है कि तमीज से भी बोल रहा होगा ना तो भी ऐसा लगता है कि यार ये फालतू में बोल रहा है, इसको ले जाओ यहां से, ठीक है ना। मेवाती बोली में मिठास नहीं है, और नहीं मिठास नहीं है। आप ये कहेंगे ना, देखो बोली सब अच्छी है, बोली सब अच्छी है, लेकिन बोलने वाले के लहजे के ऊपर निर्भर करता है कि कोई बोल कैसे रहा है, ठीक है ना। बोलने वाले के लहजे के ऊपर डिपेंड करता है। सब बोलियों में मिठास है, लेकिन एक तो होता है कि जन्मजात ही आपके, और एक लहजे के ऊपर डिपेंड हो जाता है, ठीक है। शब्द बदल जाते हैं। तो मैं यहाँ से आपके झालावाड़ गया, तो झालावाड़ जाते ही मैंने कहा चाय पीने के लिए है कोई झालावाड़ का आप लोगों में, देखो वो मिल गए। कहाँ के हो झालावाड़ में? सुनील के। देखो झालावाड़ में मैं बकानी गया था, ठीक है ना। बकानी जैसे ही गया तो मैं चाय की थड़ी पर, यहीं के थे सब मित्र भी, हम चाय की थड़ी पर बैठ गए। दो चार जानकार भी थे, वहाँ के लोकल स्टूडेंट भी मिल गए थे कि भाई के जो पहचान गए थे। तो बोले, मैंने कहा मैं कि यार चाय पिला दे भाई। अब मैं ठोठ ब्रज भाषा बोलता हूँ जब बाहर होता हूँ क्लास से, ठीक है ना। तो मैंने कहा चाय पिला दे, तो वो चाय वाला बनाते बनाते ले आया, मग्गे में ले आऊँ? मैं कि नहीं बाल्टी में ही ले आ। थोड़ा सा अपने क्या इरिटेट हो रहे थे सफ़र से आपके ज़्यादा। मैं मग्गे में काहे को लाता है, बाल्टी में ही ले आ। तो वो छोरा जो वहाँ का लोकल था वो कहे कि गुरुजी मग्गे में ही पी लो। मैं ले आओ भाई मग्गे में। तो मग्गा लाया ना वो, तो वो आजकल जो कपों का भी बच्चा आता है ना एक, जिसके वो डांड में उंगली भी नहीं जाती है ढंग से, वो लाया वो उठा के, जिसको मुंह पे लगाते ही चाय खत्म। मैं कि यार ये मग्गा है भाई। मैं कि मग्गा, तो मैं कि भाई कप में भी मग्गा होगा तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा साइज का, जैसे कॉफ़ी मग बोलते हैं ना, उसको मैं मग्गा बोल ले। तो वो कप का भी बच्चा लेके आया। अब वो लैंग्वेज है, अब वो क्या भाषा है, ठीक है ना। लैंग्वेज में आपके अंतर आते ही अपनी कल्चरल आपके एक्टिविटियों में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना। तो वो आपकी स्थिति हमको यहाँ देखने को मिलेगी। तो आपको ये बनाइए डायग्राम, पहले आप दोनों डायग्राम बनाएंगे तब हम लिखेंगे आगे। थोड़ा फास्ट करना, क्योंकि ये डायग्राम जैसे ही बना करके आप हटेंगे तो अपने तुरंत याद ही हो जाएंगे। तो देखो इसको हमने एक विशेषता के रूप में लिखा है ना, साक्षर सभ्यता है। साक्षर सभ्यता हम अनुमान परक आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो लिपि है उस लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए, लेकिन उनके पास तो लिपि थी, ठीक है ना। नहीं पढ़ पाना वो हमारी कमी है, तो इस वजह से हम इसको एक साक्षर सभ्यता के रूप में देख लेते हैं। संभ्रांत वर्ग का मतलब होता है एलीट वर्ग, एक तरह से प्रशासक वर्ग। नहीं, आर्य नहीं है, आर्य इसके बाद में है, ठीक है ना। आर्य जो कल्चर है ना वो बाद में है, और आर्य कल्चर है वो कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई है, ये व्यापार वाणिज्य से जुड़े हुए, ठीक है ना, व्यापार वाणिज्य। अब यहाँ पर यह है, उत्पादन तो हो रहा है गांव में, लेकिन उस उत्पादन का जमाव कहाँ हो रहा है? शहर में, ठीक है ना। जयपुर में कोई प्रोडक्शन थोड़ा ही ना होता है, ठीक है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो देखो
जयपुर में प्रोडक्शन नहीं हो रहा, फिर भी जयपुर भूखा नहीं मरता, जयपुर के पास वाले गांव जरूर भूखे मरते हैं। रीजन क्या है? प्रोडक्शन करने के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन कहाँ सबमिट करा दिया? सिटी में। शहर के अन्नागारों में आपके जमा हो जाता है अनाज और घर पे अपने अकाल पड़ जाता है। ठीक है ना, वो स्थिति रहती है, हमेशा आपके जुड़े हुए रहते हैं गांव और शहर। तो लिखिएगा आप, इसमें लिखिए कालीबंगा सभ्यता का, ये हेडिंग डाल के उत्खनन में प्राप्त जानकारी। ठीक है ना, हेडिंग तो यही चलेगा। लिखिए कालीबंगा सभ्यता का 5 स्तरीय उत्खनन हुआ। 5 स्तरीय उत्खनन हुआ, जिनमें से ऊपरी 3 स्तरों से विकसित कालीबंगा, ऊपरी 3 स्तरों से विकसित कालीबंगा एवं निचले 2 स्तरों से प्राक कालीबंगा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राक कालीबंगा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राक कालीबंगा बस्ती के परकोटे के बाहर से उत्तर पूर्व की ओर, प्राक कालीबंगा बस्ती के परकोटे के बाहर से उत्तर पूर्व की ओर जुते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जहां हल रेखाओं को एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए, बनाया गया है। इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। क्या बोलते हैं? ग्रिड पैटर्न बनाया गया है। संभवतः यहाँ के निवासी एक साथ 2 फसलें कोष्ठक में सरसों और चना, 2 फसलें कोष्ठक में सरसों और चना प्राप्त करते होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, प्राक कालीबंगा स्तर से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। और नेक्स्ट, प्राक कालीबंगा बस्ती का संभवतः भूकंप जैसी
प्राकृतिक आपदा से, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से विनाश हुआ होगा। और फिर इसी बस्ती के अवशेषों पर, और फिर इसी बस्ती के अवशेषों पर विकसित कालीबंगा के दुर्ग टीले का निर्माण हुआ। दुर्ग टीले का निर्माण हुआ। ये जब नष्ट हुई तो इसके ऊपर आपके कौन से टीले का, इस टीले का निर्माण हुआ है। इसीलिए देखो इसको हमने क्या कहा है, निचला शहर। क्यों? क्योंकि ये ऊंचा हो गया ना, पुरानी बस्ती के अवशेषों पर बनने के कारण ये ऊंचा हो गया और ये नीचा रह गया। ठीक है, दुर्ग टीले का निर्माण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। देखिए, कालीबंगा के ऊपरी तीन चरणों से विकसित कालीबंगा सभ्यता प्राप्त हुई है। यहां से प्राप्त दो टीलों का ये दोनों टीले, दो टीलों का विस्तृत उत्खनन हुआ है। विस्तृत उत्खनन हुआ है। विस्तृत यानी वृहद। नंबर 1 पश्चिमी टीला। नंबर 1 पश्चिमी टीला। इसमें डैश करके लिखिए। इसे दुर्ग कोट व गढ़ी के नाम से, दुर्ग कोट व गढ़ी के नाम से जानते हैं। और यहां सार्वजनिक महत्व की इमारतें, और यहां सार्वजनिक महत्व की इमारतें स्थित थीं। सार्वजनिक महत्व की इमारतें स्थित थीं। ठीक है। नंबर 2 पूर्वी टीला। नंबर 2 पूर्वी टीला स्थित थीं। पूर्वी टीला लिखिए। इसे निचला शहर व नगर टीला, निचला शहर व नगर टीला भी कहा जाता है। निचला शहर व नगर टीला भी कहा जाता है। यहाँ सामान्य जन के निवास स्थित थे। सामान्य जन के निवास स्थित थे। ठीक है। अब इसको हम आपके कई पार्ट में बांटेंगे। जैसे पहले लिखेंगे परकोटा, परकोटे के बाद आपकी सड़क व्यवस्था, सड़क व्यवस्था के पश्चात आपके भवन निर्माण,
भवन निर्माण के बाद आपके क्या आ जाएंगे, नाली व्यवस्था। ठीक है, तो पूरा नगर नियोजन इसी में समाहित हो जाएगा। अब लिखिए तो यहां परकोटा, परकोटा, ये जो परकोटा लिखा है ना हमने, परकोटे में लिखिएगा, लिखिए कालीबंगा, कालीबंगा के दोनों टीलों, दोनों टीलों को अलग अलग परकोटे, को अलग अलग परकोटे के माध्यम से, अलग अलग परकोटे के माध्यम से घेरा गया है, घेरा गया है, यानी चारों ओर से आपके घेरा गया है। परकोटा कच्ची ईंटों से निर्मित था, परकोटा कच्ची ईंटों से निर्मित था। ठीक है, तो कच्ची ईंटों से निर्मित परकोटे के साक्ष्य भी हमें कहां से मिल गए, कालीबंगा से। ठीक है, दूसरा लिखिएगा पश्चिमी टीला या दुर्ग, इसके बारे में कुछ एक तथ्य हैं अलग, अलग से हेडिंग बना के, पश्चिमी टीला या दुर्ग। इसमें लिखिए लिखिए कालीबंगा के, कालीबंगा के दुर्ग टीले को, दुर्ग टीले को एक विभाजक दीवार के माध्यम से, एक विभाजक दीवार के माध्यम से उत्तरी व दक्षिणी हिस्सों में उत्तरी व दक्षिणी हिस्सों में विभक्त किया गया। इसके उत्तरी हिस्से में संभवतः संभ्रांत वर्ग, संभ्रांत वर्ग, संभ्रांत वर्ग का निवास था। जबकि दक्षिणी हिस्से से पांच छह मिट्टी के चबूतरे, पांच छह मिट्टी के चबूतरे प्राप्त हुए हैं, पांच छह मिट्टी के चबूतरे प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक चबूतरे पर, एक चबूतरे पर 7 हवन कुंड, 7 हवन कुंड पंक्तिबद्ध प्राप्त हुए हैं। एक चबूतरे से 7 हवन कुंड पंक्तिबद्ध प्राप्त हुए हैं। जबकि दूसरे चबूतरे से एक कुआं तथा हवन कुंड मिला है।
ठीक है। नेक्स्ट, इसी में दुर्ग टीले में, दुर्ग टीले के दक्षिणी द्वार से, दुर्ग टीले के दक्षिणी द्वार से दो आरक्षक कक्ष, दो आरक्षक कक्ष भी प्राप्त हुए हैं। गार्ड रूम टाइप जो होते हैं, दो आरक्षक कक्ष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा भवन निर्माण, भवन निर्माण। इसमें पॉइंट बना के लिखना भवन निर्माण में। लिखिए कालीबंगा से, कालीबंगा से कच्ची ईंटों के भवन, कालीबंगा से कच्ची ईंटों के भवन प्राप्त हुए हैं। कच्ची ईंटों के भवन प्राप्त हुए हैं, जिससे यह बस्ती सिंधु सभ्यता की अन्य बस्तियों की अपेक्षा, सिंधु सभ्यता की अन्य बस्तियों की अपेक्षा गरीब दिखाई देती है। गरीब दिखाई देती है। ठीक है, गरीब दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा भवनों में सामान्यतः है 4 से 5 कमरे, भवनों में सामान्यतः है 4 से 5 कमरे, कोमा स्नानागार, स्नानागार, कोमा रसोई घर, चौक तथा कुआं होते थे। चौक तथा कुआं होते थे। ठीक है। नेक्स्ट, कालीबंगा में चार अनुपात 2:1, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 4:2:1 के अनुपात में ईंटें प्राप्त हुई हैं। ईंटें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम, इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम के माध्यम से, इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम के माध्यम से जोड़ा गया है। जोड़ा गया है। नेक्स्ट, मकानों में एक पल्ले के किवाड़ प्रयोग किए जाते। नेक्स्ट, यहां के निवासी निजता प्रिय थे। निजता प्रिय थे, इन प्राइवेसी पर ज्यादा फोकस था।
निजता प्रिय थे। नेक्स्ट, यहां से प्राप्त एक मकान से अलंकृत ईंटों, अलंकृत ईंटों, प्राप्त एक मकान से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जिन्हें प्रतिच्छेदी व्रत, प्रतिच्छेदी व्रत, प्रतिच्छेदी व्रत आपस में काटते हुए व्रत है ना, प्रतिच्छेदी व्रत के माध्यम से सजाया गया है। प्रतिच्छेदी व्रत के माध्यम से सजाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिच्छेदी व्रत के माध्यम से सजाया गया है। अगले पॉइंट में लिखिएगा, हो गए तो सारी की सारी चीजें। कब्रिस्तान ना, ये तो अलग से टॉपिक ही आएगा। एक और लिखिए अभी, सड़क व्यवस्था लिखो, सड़क व्यवस्था। हाँ, उसी में सड़क व्यवस्था हेडिंग बना के इसमें लिखिएगा, कालीबंगा में समकोण पर काटती सड़कें, समकोण पर काटती सड़कें प्राप्त होती हैं। समकोण पर काटती सड़कें प्राप्त होती हैं। सड़कें सामान्यतः कच्ची थीं, सड़कें सामान्यतः कच्ची थीं, लेकिन कालीबंगा में, कालीबंगा में मुख्य सड़क को पक्का करने का प्रयास, मुख्य सड़क को पक्का करने का प्रयास दिखाई देता है। मुख्य सड़क को पक्का करने का प्रयास दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, लिखिए नाली व्यवस्था, नाली व्यवस्था। नाली व्यवस्था, इसमें लिखिए, सभ्यता में पक्की ईंटों से, पक्की ईंटों से नालियों का निर्माण हुआ, नालियों का निर्माण हुआ। अब ऐसा नहीं है कि कालीबंगा में सारे निर्माण कच्चे ही हैं, नालियों में आपके पक्की ईंटों का प्रयोग है, निर्माण हुआ। नालियों में जगह जगह, नालियों में जगह जगह सोख्ता गर्त, सोख्ता गर्त, सोख्ता गर्त खड्डे बना देते हैं ना जगह जगह, सोख्ता गर्त बनाए गए, बनाए गए,
जिनको बड़ी बड़ी ईंटों के माध्यम से, जिनको बड़ी बड़ी ईंटों के माध्यम से ढक दिया गया, बड़ी बड़ी ईंटों के माध्यम से ढक दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा क्या, नहीं लिखो, मैं लिखा रहा हूं वही चीज। लिखिए कालीबंगा से अगला पॉइंट, सार्वजनिक नालियां प्राप्त नहीं हुई, सार्वजनिक नालियां प्राप्त नहीं हुई। ठीक है। और नेक्स्ट, कालीबंगा के भवनों में, कालीबंगा के भवनों में लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली प्रयोग में लाए जाने के, लकड़ी की नाली प्रयोग में लाए जाने के संकेत मिलते हैं। लकड़ी की नाली प्रयोग में लाए जाने के संकेत मिलते हैं। किसमें? कालीबंगा। ये आपके क्या है? नगर नियोजन है, जो इतना बताया है आपको। बोलो इसमें कुछ पूछना हो तो। लिखा दिया ना एक पल्ले के बाद। अरे ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझने की जरूरत है केवल। बोलो, ये तो अलग से टॉपिक है, अभी इसमें अभी खत्म नहीं हुआ कालीबंगा। ठीक है, अभी इसमें इसके कब्रिस्तान की व्यवस्था है। ठीक है, कब्रिस्तान के बाद और मिसलेनियस जो चीजें हैं, जैसे बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई हैं, तांबे का वृषभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ जुड़वा राजधानी या तीसरी संभावित राजधानी के रूप में आपके दशरथ शर्मा ने बताया है किसको? कालीबंगा। तो और भी बहुत सारी चीजें, आप तो यहां तक बताइए, केवल यहां तक कुछ पूछना हो तो। बोलो। हाँ, ये क्या है कि देखो, यहां समस्या क्या है कि हम केवल अनुमान के आधार पर किसी भी सभ्यता के बारे में जानकारी दे रहे हैं। चीजें हमको ऐसे नहीं मिली, जैसे हमारा कमरा है कि भाई कि ये 2000 साल बाद इसका उत्खनन मिले, तो ऐसे तुम भी बैठे मिलो, इस पर टेबल भी मिले, मास्टर भी यहाँ मिले, बोर्ड भी यहाँ मिले, ऐसे नहीं है। ये क्या है कि हमारी क्वालिटी भी तो आपके यहाँ पर महत्व रखती है। हम में से कुछ एक तो ऐसे चोर किस्म के लोग हैं कि जहाँ बढ़िया चीज़ मिलती है उसको पार ही कर ले जाते हैं। ठीक है ना। तो कालीबंगा से जो बढ़िया बढ़िया ईंटें यहाँ से प्राप्त हो रही थी, लोग उनको खुसका ले गए। ठीक है ना। तो जहाँ कमरा बनाया था उसका मैदान हो गया, तो पता ही नहीं लग रहा है कि यहाँ कमरा था कि मैदान था, कि भाई कि नाली है कि कोई आइटम क्या मिला है, पार ही कर ले गए लोग। ठीक है ना। पहली समस्या तो ये है। दूसरी समस्या यहाँ से पानी के निकलने की प्रॉब्लम है, पानी आ जाता है। और तीसरा, यहाँ से जो भी वस्तु हमें मिलती है ना, उसके बारे में इतिहासकार क्या बोलते हैं, ठीक है ना, वही बात महत्व रखती है। हम क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, वो महत्व नहीं रखती। ठीक है ना। इतिहास में आप याद रखना, कभी कभी लोग आपसे पूछ लेंगे कि आपके विचार से, ठीक है ना, कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा जीत गया होता तो आपके विचार से क्या परिवर्तन होते। तो आप याद रखना, आपके विचार कहीं भी कोई भी महत्व नहीं रखते, और गलती से भी अपने विचार मत प्रकट कर देना। ठीक है ना। जैसे ही आप अपने विचार प्रकट करेंगे, आप पे रेड मार्क लग जाएगा। ठीक है। आप स्पष्टतः ये देखिए कि इसके बारे में किसी इतिहासकार ने कुछ कहा है क्या।
अगर किसी इतिहासकार ने कुछ कहा है तो उसकी बात को अपने मत में कह दो, ठीक है ना, कि भाई मेरे को ऐसा लगता है, और फिर लास्ट में कह दो कि उसने भी ऐसा ही बताया है, ठीक है ना। तो आपने उसकी बात को कह दिया, जो सुनने वाला है वो आपके समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है और किसके बारे में कह रहा है। जैसे कालीबंगा से एक मिट्टी के वृषभ की आकृति प्राप्त हुई है, मिट्टी की पशु मृण मूर्ति मिली है, ठीक है ना, मिट्टी की पशु मृण मूर्ति मिली है, जिसको बीबी लाल ने घोड़े की बताया है, लेकिन आप उसे देखेंगे तो वो कुत्ते की सी भी नहीं लगती किसी भी एंगल से, ठीक है ना। अब लेकिन बीबी लाल ने बताया है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि भाई ये कह रहा है तो घोड़े की है, ठीक है ना, इसलिए मजबूरी है, ठीक है। लकड़ी की नाली है, बहुत सारी किताब लिख देती है लकड़ी की नाली कहाँ से प्राप्त हुई है कि कालीबंगा से, कुछ ही नहीं मिला। ये 4-4.5 साल पुरानी सभ्यता है, अब तक लकड़ी की नाली मिलेगी क्या? ईंटें ही नहीं मिली वहां से, कमरे के कमरे गायब हो गए। केवल अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः लकड़ी की नाली रही होंगी, अनुमान है, वर्तमान में हमें प्राप्त नहीं होती, नष्ट हो गई, इसलिए अनुमान है, ठीक है। तो यहां मैक्सिमम चीजें अनुमान परक है, जो मिल गया उसको हमने बता दिया, बस सभी के बारे में यही निर्णय। और बोलो। कब्रिस्तान तो अगली क्लास में ही होगा क्योंकि लंबा चौड़ा है। अब देखो आप लोग, एक तो कालीबंगा को देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई कि ये तो ज्यादा लिखा दिया इसमें, ठीक है। आप याद रखना कि वर्तमान में कालीबंगा से किसी भी प्रकार का कोई भी डायरेक्ट हिट वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। आपसे कालीबंगा से संदर्भित जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो समझ आधारित आ रहे हैं, ठीक है ना। तो समझ आधारित प्रश्न के लिए आपको कालीबंगा फुल डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो आगे अभी इसकी 2-3 पेज और है डिटेल, उसको नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे हम।